हेलो दोस्तों, आई विल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके और क्लियर रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों इस रेड वाले बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज हम लोग हल करने वाले हैं 2020 का मॉडल पेपर जो हम लोग का आया है राजीव में। 2020 का मॉडल पेपर। तो दोस्तों यहाँ पे राजीव में जो प्रिंटेड है वही यूपी एमएसपी जो वेबसाइट है उस पर भी प्रिंटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने वो डाउनलोड करके प्रिंट कराया है, ठीक है, जो 2020 का वहाँ पे वेबसाइट पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कराया। तो यहाँ पे देखिए सेम प्रश्न है, पहला विभव प्रवणता राशि है, तो यहाँ पे भी दिया है विभव प्रवणता राशि है। और च इसका देख लीजिए क्या है, च अर्ध चालकों में वैद्युत चालन होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों च अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है, मतलब ये जो 2020 का यूपी एमएसपी पर से जो डाउनलोड किया गया है वही सेम टू सेम राजीव में भी है, ठीक है, 2020 का, ठीक है, मॉडल पेपर। तो दोस्तों हम लोग चाहे तो इसमें से भी लगा सकते हैं और इसमें से भी लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों किसी में से लगाया जाए, ठीक है। तो दोस्तों आइए यहाँ से इसी में से हम लोग देख लेते हैं जो हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत लिखेंगे अच्छा से, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम लोग कौन सा लगा रहे हैं, 2020 का, ठीक है, 2020 का लगा रहे हैं। यहाँ पे फ्रेम में आ गया 2020, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 2020 का जब हम लोग लगा रहे हैं तो यहाँ पे पहला हम लोग का क्या दिया है, यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे देखिए 2020 का ये यूपीएमएसपी वेबसाइट पर से है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 2020 वाले मॉडल पेपर में 2020 के मॉडल पेपर में पहला क्वेश्चन दिया है हम लोग का विभव प्रवणता राशि है और इसके ऑप्शन चार्ट है। यहाँ पे देखिए सदिश राशि, अदिश राशि, टेंसर राशि, उपरोक्त सभी, मतलब या तो सभी है नहीं तो इसमें से कोई एक है। तो दोस्तों इसमें का आपका सही जवाब है सदिश राशि। विभव प्रवणता हम लोग का क्या है, सदिश राशि है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, आपको लिखना है प्रश्न संख्या, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, आप लोग लिखिएगा ब्लू पेन से या फिर ब्लैक पेन से। तो पहले ये वाला आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है, प्रश्न संख्या 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 हमने डाल दिया, प्रश्न संख्या 1। अब यहाँ पे लिखेंगे 1, अब ब्रैकेट में लिखेंगे क, ठीक है। और इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो 1 का आई सही है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे आई, ठीक है, मतलब 1 वाला, ठीक है, रोमन अंक में 1 है, ठीक है। तो इसका ये सही है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन भी सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सदिश राशि यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो फिर यहाँ पे देखिए दूसरा आता है विशिष्ट चालकता का मात्रक है। तो दोस्तों विशिष्ट चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि इसका भी क्या होगा हम लोग का ए, मतलब आई, ये वाला होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर क है तो यहाँ पे ख लिखेंगे, और ख का कौन सा है, आई वाला, मतलब 1 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा था हम लोग का, ओम इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है दोस्तों। आप अपना कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी में लिखते रहिए और टिक मारते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया आर यल बटा आर का विमीय सूत्र क्या है। तो दोस्तों विमीय सूत्र क्या है, तो विमीय सूत्र इसका होता है टी, यानी समय, यानी आई, इसका भी आई होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका भी आई होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ख, यानी ग का आई, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा टी, विमीय सूत्र यानी समय, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 600 nm तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य होगा। तो दोस्तों इसका सूत्र आता है, यहाँ पे घ लिखेंगे, ठीक है, घ। आप लोग अगर आपको हल करके टिक मारना है तो आप हल करके टिक मार सकते हैं, अगर आपको नहीं मारना है तो आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तब, नहीं तो हल करके मारिएगा। इसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर
अब लेमडा बराबर आपको यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य दिया है ना, तो तरंग दैर्ध्य यानी कि यहाँ पे लेमडा 0 होता है, ठीक है। लेमडा 0 अपॉन इसका निर्वात यानी कि यन, यानी अपवर्तनांक। तब लेमडा 0 का मान दिया है 600 और यन का मान दे दिया है 1.5। इसको इससे भाग देंगे तो हम लोग का 400 nm आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 400 nm हम लोग का किसका ऑप्शन है, यानी पहले का, ठीक है। तो यानी घ का हम लोग का कौन सा सही है, पहला, ठीक है, 400 nm। अब अगला आता है दोस्तों ड, आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति है। तो इसमें से कौन सी है, तो कण एवं तरंग प्रकृति दोनों, ठीक है, ये भी है और ये भी है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो हम लोग का सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ड का तीसरा कण एवं तरंग प्रकृति, ठीक है, दोनों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको वो विकल्पी दे रहा है ना तो आपको ऐसे ही लिखना है, बट आप क्या आप करेंगे, यहाँ पे ब्लैक पेन से और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक है। बाकी हेडिंग आपको ब्लैक पेन का यूज करना है और बाकी जो लिखेंगे आपका ब्लू पेन का यूज करना है। तो दोस्तों जैसे मैं दिख रहा हूं ना क का 1 और आगे नाम लिख दे रहा हूं जो इसमें सही है, तो आप भी वही लिखेगा। आप लिखेंगे क का पहला तब भी सही है, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आ जाता है च, अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। तो बताइए वैद्युत चालन किसमें होता है, तो दोस्तों वैद्युत चालन होता है कोटर व इलेक्ट्रॉन दोनों में होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हम लोग का है दूसरा, यानी कि ड, जो हम लोग का ड है, ड तो मान लीजिए ये हो गया। अब हम लोग का च आया, तो च किसका है, कोटरों व इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है। वैद्युत चालन इन्हीं दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन सही है हम लोग का, ठीक है। जैसे जैसे बता रहा हूं लिखते चलिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। अब दूसरे दे दिया है दूसरा, अब यानी खंड ब पे हम लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों खंड ब में हम लोग का दूसरा का क, गतिशील आवेश में कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे दूसरा का क का उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरा यानी दूसरा का हम लोग क लिखना है, ठीक है, इसका उत्तर लिख रहे हैं। तो किस किस में उत्पन्न होते हैं दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा और एक नंबर में दिया है तो बस एक ही लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब मैं ब्लू कलम का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, रेड कलम का नहीं, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब मैं ब्लू कलम से लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो आता है दूसरे का, कहा गया, दूसरे का, यहाँ पे देखिए दूसरे का ख, ठीक है, म्यू जीरो अब साइलन जीरो का पावर -1/2 का क्या प्रदर्शित करता है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, ख है, यानी कि दूसरे का ख, ठीक है, दूसरे का ख, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, एक मिनट। तो दोस्तों इसका आंसर है, यह प्रकाश का वेग प्रदर्शित करता है। जो ये हम लोग का था, यहाँ पे देखिए म्यू जीरो अपसाइलन जीरो, ये क्या प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का वेग प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, क्योंकि ये चाल है ना। तो इसका जब प्रकाश का वेग तो आप जान ही रहे हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो उसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। तो दोस्तों इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का आता है क्या, देखिए ये हो गया ग, लॉरेंस बल किसे कहते हैं। तो लॉरेंस बल किसे कहते हैं, आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी तीसरा का ख, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, लॉरेंस बल, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है
मतलब जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है ना, तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है और यही चुंबकीय बल लॉरेंस बल कहलाता है। दोस्तों मात्र 2 लाइन का डिफिनीशन है, आप इसको आसानी से एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको 1 नंबर का प्रश्न है और ये भी आपका सॉल्व हो चुका। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री होए। तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। तो घ दिया यानी भी कक्षा यहाँ पे घ देखिए, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए ध्रुवण कोण यानी कि ना 10 आईपी दिया है। ठीक है, यानी कि 10 आईपी, यानी कि 10 आईपी को हम क्या लिखेंगे, 1060 डिग्री दिया है। और ध्रुवण कोण का आपका सूत्र मालूम ही है, n बराबर 10 आईपी होता है। तो 10 आईपी का मान ऑलरेडी हम लोग का दे दिया है 60 डिग्री है, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है। तो 1060 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, n बराबर 1060 का मान हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका मान होता है √3। तो यही हम लोग का आंसर है। मात्र 1 लाइन में ये सवाल लग गया। आपको डायरेक्ट लिखना है, केवल सूत्र लिखना है। अपवर्तनांक n बराबर इतना 10 आईपी, चूंकि आईपी बराबर 60 अंश, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि आईपी बराबर 60 अंश। ठीक है, अब इसको आपको n बराबर इतना दिखा देना है। ठीक है, आपको आंसर ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ड, 9वीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग कितना होगा। तो दोस्तों ये भी बहुत इजी प्रश्न है, आइए देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो दूसरा का क हो गया, ख हो गया, ग हो गया और घ भी हो गया। अब अंग लगाएंगे। ठीक है, दूसरा का अंग। तो दोस्तों यहाँ पे लिख दिए 9वीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग। ये हमने प्रश्न में से ही लिखा है, 9वीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग तो कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों, एम भी आर बराबर क्या होता है दोस्तों, NH/2 पाई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये कोणीय संवेग है। ठीक है, 9वीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग। ठीक है, MVR बराबर NH/2 पाई। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए लास्ट हम लोग का दिया है डेविसन तथा जर्मन प्रयोगों का क्या प्रमाणित करता है। मतलब ये दोनों क्या प्रमाणित करते हैं, डेविसन तथा जर्मन प्रयोग का प्रमाणित करता है। क्या प्रमाणित करता है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखिए, तो देखिए डेविसन तथा जर्मर विश्लेषण द्वारा ज्ञात इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य का मान डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य के मान समान होते हैं। मतलब जो जर्मन के विश्लेषण द्वारा ज्ञात इलेक्ट्रॉन है ना, संबद्ध तरंगदैर्ध्य का मान जो इसके इलेक्ट्रॉन का जो संबद्ध तरंगदैर्ध्य का मान है वो डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन के संबद्ध तरंगदैर्ध्य है, जो मतलब दोनों के तरंगदैर्ध्य समान है डेविसन तथा जर्मन के। ठीक है, तो ये प्रमाणित करता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो गया। दोस्तों मैं सारे आंसर का शॉर्ट में आंसर दे रहा हूं, जो 1 नंबर का है तो बस एक ही लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग आ चुके हैं खंड स पे। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है और आपको आंसर आसान लग रहा है कि नहीं। तो ये हम लोग का क्या है, खंड श। ठीक है, अब हम लोग खंड श पे पहुंच गए हैं और पहला प्रश्न इसका पढ़ लेते हैं, क का। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखे। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आइए देख लेते हैं कैसे लगाना है आपको। तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का पहले यहाँ पे परिभाषा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा लिखना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या आता है परिभाषा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वैद्युत द्विध्रुव का हमने डिफिनीशन लिख दिया, जो परिभाषा पूछा था। ठीक है, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज पूछा है, न्यूमेरिकल भी पूछा और परिभाषा भी पूछा था। ठीक है, तो परिभाषा ये देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या पूछा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखे। तो मैंने क्या लिख दिया, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का परिभाषा जो है लिख दिया मैंने। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए P बराबर Q इंटू डी, ये गुणनफल हो गया ना।
ये आवेश हो गया, ये ड्यूरी डी हो गया। अब पी बल मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो पी बराबर क्यू इंटू डी, यानी कि आवेश और दूरी के अल्पतम दूरी के गुणनफल को। ठीक है, तो ये हम लोग का सूत्र हो गया। ठीक है, तो अब आइए इस पर न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए Q का भी मान दिया है और D का भी मान दिया है। तो देखिए Q का मान कैसे दिया है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी, ये मतलब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है और जो प्रोटॉन का आवेश होता है, दोनों में से कोई हम लोग को एक रखना है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, आवेश बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, 19 कूलाम होता है ना, तो ये इसका होता है। ठीक है, और हम लोग को दूरी दे दिया है 0.53, यानी कि डी बराबर। तो दोस्तों बस हम लोग को क्या करना है, पी बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.53, इसको इंटू कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम लोग का दूरी यहाँ पे देखिए एंगस्ट्रॉन में दिया है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलने के लिए 10 के घात ऋण 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 के घात ऋण 10 से हमने गुणा कर दिया, तो ये हम लोग का मीटर में बदल गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे तो 0.848 इंटू 10⁻⁻, अब 19 और 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 29 हो जाएगा, यहाँ पे 29। ठीक है, अब 29 हो गया तो इसका हम लोग का मात्रक क्या था, कूलाम था, इसका क्या था, मीटर था, यहाँ पे कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल पॉइंट भी लगा लिया, बहुत इजी से आपको समझ में तो आ गया होगा। अब देखते हैं अगला ख, यह पद्धति में यल बटा आर का मात्रक एवं विमीय सूत्र क्या है, 2 नंबर में पूछा है, बहुत ही इजी है, आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे यल बटा आर का मात्रक। ठीक है, तो मान लीजिए यल बटा आर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया यल बटा आर का मात्रक। ठीक है, मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड, सेकेंड यहाँ पे लिख देंगे है। ठीक है, सेकेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे यल बटा आर का विमीय सूत्र, पूछा है ना वीमा, तो ठीक है, तो वीमा हम लिख देंगे और ऐसे ब्रैकेट डालेंगे और टी लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों सेकंड को हम टी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे टी यानी कि इसका बीमा हो गया। हम लोग को इस पर 1 नंबर मिल जाएगा और इस पर 1 नंबर मिल जाएगा, तो हम लोग का 2 नंबर कंफर्म। ठीक है, देखिए कितना इजी है, आपको सब इजी बता रहा हूं, बस आपको देखना वीडियो पूरा है ताकि आपको अच्छे से पूरा समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या आता है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 60 वर्ष है, तो इसका क्षय नियतांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए अर्ध आयु हम लोग का 60 अंश है, 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आपको मैंने बताया था सेट 1 में क्षय नियतांक लैम्डा बराबर हम लोग का सूत्र क्या होता है, 0.6931 अपॉन टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टी हम लोग का कितना दे दिया है, यहाँ पे हम लोग कौन सा सवाल हल कर रहे हैं, तीसरे का ग। ठीक है, ग हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए। अब चूंकि हम लोग का टी बराबर यहाँ पे दे दिया है 60, ठीक है, 60 क्या दिया है, 60 वर्ष। ठीक है, वर्ष दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेमडा बराबर 0.6931 अपॉन 60, अब इसको इससे भाग दे देंगे तो हम लोग का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, 1.15 इंटू 10⁻10⁻, कितना होगा दोस्तों, ऋण 2 प्रति वर्ष। ठीक है, प्रति वर्ष। अब प्रति वर्ष क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये वर्ष का, इसको वर्ष में दिया है ना, तब जब वर्ष से भाग देंगे 1/वर्ष लिखेंगे तुमको, तो उसको प्रति वर्ष पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेमडा का मान हम लोग का कितना आ गया, 1.15 इंटू 10⁻2 प्रति वर्ष। ठीक है, ये लेमडा का मान है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये चीज कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है, इस पर हम लोग को 2 नंबर मिल जाने हैं। ठीक है, मिलेगा, 100% मिलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पूछता है घ, एंड गेट की सत्यता सारणी प्रतीक चिन्ह बनाइए और आर गेट के सत्यता सारणी और प्रतीक चिन्ह बनाइए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दिया, अच्छे से डिस्कस किया, उसमें प्रैक्टिकली आपको बताया है आपको कैसे, मतलब अगर आप वो वीडियो देख ले रहे हैं तो आपको पूरे चीज की जानकारी हो जाएगी, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एंड गेट का प्रतीक ये होता है, प्रतीक चिन्ह जो होता है इसका ये है, ठीक है। एंड गेट ऐसे बनेगा, आपको बिल्कुल ऐसे डी बनाना है, ठीक है, बिल्कुल डी ऐसे, थोड़ा सा भी लाइन इधर उधर नहीं रहना चाहिए, और ऐसे ऐसे इसमें दो इनपुट होगा एक आउटपुट होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ये चीज बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज बन जाएगा। अब इसकी हम लोग सत्यता सारणी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, अगर ए को ऑन कर रहे हैं, दोनों अगर ऑन है तो हम लोग का मतलब अगर दोनों जीरो है तो वाई भी जीरो होगा, और जीरो वन है तभी भी जीरो होगा, वन जीरो है तभी भी जीरो होगा। अगर वन वन है यानी कि दोनों ऑन है तभी जाके हम लोग का बल्ब जलेगा। तो ये हो गया सत्यता सारणी किसका, एंड गेट का, ठीक है, कैपिटल में रहेगा, ठीक है, ए एन डी, एंड गेट का सत्यता सारणी ये हो गया, ठीक है। अब इसको अच्छे से आपको समझना है ना कि कैसे ये जीरो वन हो रहा है, जीरो वन हो रहा है। अगर आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, आपको इतना अच्छे से समझाओ ना एक वीडियो में, आप जाके मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक है फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, आप उस पर क्लिक कीजिए और आपको अच्छे से हमको जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये और गेट का है, ठीक है, और गेट का प्रतीक चिन्ह है। अब इसकी सत्यता सारणी अगर बनाए तो ये भी 5 लाइन में ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसे 4 सलाख सलाख लेने हैं, ठीक है। आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है, सत्यता सारणी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सत्यता सारण डी, ठीक है, सत्यता सारणी, ठीक है, लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक ए हो गया तो ए दिया है तो ए लिख देंगे, यहाँ पे बी दिया है बी लिख देंगे, यहाँ पे वाई दिया है वाई लिख देंगे। अगर ए वन है तभी ये वन होगा, ये जीरो रहेगा, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एक ऑन किए हैं, एक जीरो है। अगर मान लीजिए ये जीरो है और ये वन है तब भी आपका जलेगा बल्ब। अगर ये जीरो है ये जीरो है तब आपका बल्ब बुझेगा, और ये दोनों अगर वन है तब भी आपका बल्ब जलेगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया दोस्तों हम लोग का खंड समाप्त हो गया। अब हर एक बड़े प्रश्न का जवाब हमने शॉर्ट में दिया है कि कम भाषा में हमने इसको लिखा है, ठीक है, एकदम अच्छी तरह से, ताकि आपको 1 से 2 बार पढ़े तो आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों जैसा कि हमने कल यहाँ तक हल कर लिया था, अथवा और गेट की सत्यता सारणी और प्रतीक चिन्ह के लिए। और दोस्तों जैसे कि मैंने अभी दिखाया है आपको कि प्लेलिस्ट में आप जाकर इसके सारे वीडियो आप देख सकते हैं जो जो ये समझाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी जितना भी यहाँ पे रेड डॉट से किया है ना, तो इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, अच्छे से समझाया हूँ और एकदम आसान भाषा में। तो दोस्तों आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद भी आप देख सकते हैं, या फिर आपने पहले से ही देखी हो तो अच्छी बात है। तो दोस्तों उसमें अपवाह वेग क्या है ये डाला हूं, अमुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, ये भी मैं डाल दिया हूँ, ठीक है, वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये भी डाल दिया हूं मैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों इसमें से कोई नहीं डाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन ये भी डाल दिया हूं। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का ये नहीं डाला हूं। रदरफोर्ड सोडी का निगमन नियम लिखिए, तो दोस्तों ये भी डाल दिया हूं, ठीक है। और इन दोनों में से कोई नहीं डाला हूं। और अब नेक्स्ट आता है हम लोग का लास्ट, तो ठीक है। तो यहाँ पे 6वां प्रश्न में ये दोनों डाला हूं, ठीक है। वैद्युत विध्रुव अच्छी स्थिति वाला पे डाल दिया हूँ। गैस का प्रमेय लिखिए, तो दोस्तों इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी डाल दिया है कि गैस का प्रमेय क्या है और उसको सत्य मतलब सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये भी डाल दिया हूँ। और दोस्तों अन्योन्य प्रेरण गुणांक का परिभाषा और इतना न्यूमेरिकल, तो दोस्तों ये मैंने दोनों ही डाला था, ठीक है, आप देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लोग करेंगे जब फिर यहाँ पे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये भी लिखा हूं, मैं लिखवा दिया हूं। इसके आधार पर अपवर्तन की व्याख्या ये दोनों मैं बता दिया हूं, ठीक है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका सूत्र है, ठीक है, तो ये भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और एलईडी का पूरा नाम इसका उपयोग लिखिए, तो ये भी हमने बता दिया है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर के वैद्युत चालन की क्रिया समझाए, इसमें आधार को पतला क्यों रखा जाता है ये भी मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप ये सारी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो जो जो नहीं बताया हूँ उसको हल किया जाए, आइए, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पहला, धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है, तार का नया प्रतिरोध कितना गुना होगा। तो आइए चलिए हल करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तार को खींचने पर तार का आयतन नहीं बदलेगा। हमारा तो तार खींच के 2 गुना किया जा रहा है, लेकिन उसका आयतन नहीं बदलेगा। मान लीजिए अगर इतना पतला तार है, अगर हम इसको खींच कर ऐसे यहां तक लंबा अगर करें तो इसकी आयतन में वृद्धि होगी नहीं होगी,
ठीक है, यानी कि लंबाई में वृद्धि हो रही है लेकिन आयतन में वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस दशा में हम लोग का क्या होगा, एल इज इक्वल टू ए डैश यल डैश। अगर हम इसको ए बटा ए डैश के रूप में लिखे तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर ए मान लीजिए ए को इधर बचे तो यहाँ पे क्या होगा, यल डैश बटा यल हो जाएगा। ठीक है, तिर्यक गुणा करके करेंगे तो, ठीक है, तिर्यक बचेंगे तो चूंकि हमारी लंबाई दो गुनी कर दी जा रही है, यानी कि यल डैश बटा यल जो है उसको दो गुना किया जा रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। और यहाँ पे लिखेंगे आर इज इक्वल टू रो इंटू यल बटा ए होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे तार को खींचने पर प्रतिरोध, यहाँ पे लिख सकते हैं तार को खींचने के बाद प्रतिरोध कितना हो रहा है, तो आर बराबर सेम आर डैश बराबर इसको लिख देते हैं रो इंटू यल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, तो मान लीजिए इसको समीकरण अगर एक मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर हम लोग इस तरह लिख रहे हैं तो आर डैश अपॉन आर क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए इसको समीकरण 1 और 2 माना है, तो यहाँ पे समीकरण 2 से हम भाग दे रहे हैं 1 में। ठीक है, 2 मतलब 1 से भाग दे रहे हैं 2 में, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण और दूसरा, तो भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे P, यहाँ पे यल डैश बटा ए डैश, यहाँ पे P नहीं इसको रो कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी रो और यल बटा ए, तो मान लीजिए रो से रो खत्म। ठीक है, और जब इसको ऐसे भेजेंगे ऊपर नीचे तो यहाँ पे देखिए यल डैश है, यल डैश आएगा, नीचे ए डैश हो जाएगा। ठीक है, और ये पलटेगा यानी कि ए बटा यल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जब यल और यल के रूप में और ए के रूप में लिखेंगे, यानी कि आर डैश बटा आर इज इक्वल टू यल डैश अपॉन यल इंटू ए बटा ए डैश। ठीक है, अब यल डैश बटा यल यानी कि देखिए यल डैश बटा यल, और यहाँ पे देखिए ए बटा ए डैश, यहाँ पे देखिए ए बटा ए डैश, यानी दोनों बराबर 2 है, यानी इसके बराबर भी 2 होगा और इसके बराबर भी 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर डैश बराबर आर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो ये हम लोग का कितना हुआ 4, यानी कि आर डैश बराबर 4R, यानी जो हम लोग का नया प्रतिरोध है वो 4 गुना है। मतलब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हुआ, धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए, तार का नया प्रतिरोध कितना गुना होगा। तो दोस्तों तार का नया प्रतिरोध 4 गुना होगा। ठीक है, बहुत ही इजी था, हमने इसको हल कर लिया। और दोस्तों जैसे कि मैं बताया हूं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है, ठीक है, ग वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गोला बनाया गया, तो गोला जो है हम लोग का तार है। ठीक है, तार को मोड़कर गोला बनाया गया। ठीक है, और इसमें जो धारा बह रही है वो आई एम्पियर की मतलब धारा बह रही है। ठीक है, और उसके बीच पे जो है ना, उसके केंद्र मतलब यहाँ पे जो बीच का है केंद्र, इस पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, मतलब ज्ञात करना है। तो दोस्तों थ्योरी पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, माना कि एक तार को मोड़कर 8 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई। आप चित्र को याद रखेंगे तो आप अपने आप इसका डिफिनेशन थोड़ा सा लिख देंगे, इसके मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर त्रिज्या का है। ठीक है, आर त्रिज्या का मोड़कर एक कुंडली बनाई गई है वृत्ताकार। ठीक है, जिसमें अब क्या हो रहा है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे देखिए आई एम्पियर है, इसमें धारा जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर घूम घूम के इसमें निकल रहा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए डीएल लंबाई की अल्पांश ए बी की कल्पना करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ए और बी है, ठीक है, यानी कि डीएल लंबाई की, इसकी हमने क्या किया है, कल्पना किया है। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही चीज लिखना है। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार डीएल अल्पांश के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर।
तो चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। ये जब ऐसे जा रहा है और इससे डीएल लिया है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो वही चीज यहाँ तक आया है, ठीक है। यानी कि dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल बटा आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मानेंगे, चाहे ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई जरूरी नहीं है मानना, ठीक है। आपको केवल आगे क्या लिखना है, केंद्र O पर संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर समाकलन dl, ठीक है। तो दोस्तों इसमें dl है तो इसका समाकलन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जब समाकलन किए तो म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटा आर स्क्वायर, ये हम लोग का क्या है, अचर पद है, तो यानी कि ये बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर आ गया तो डीएल बच गया है। तो क्योंकि जहां डीएल की परिधि, अब जो हम लोग का डीएल है वो परिधि है, तो जो डीएल की परिधि है वो 2 पाई आर है, ठीक है। तो डीएल की परिधि क्या हुआ, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हम क्या करेंगे, डीएल के जगह पे रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो हम लोग का डीएल था 2 पाई आर, तो वहां पे हमने रख लिया, ठीक है। 2 पाई से, अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कटेगा, यानी 2 से जब 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और एक आर से एक आर को काटेंगे तो एक आर हम लोग का बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर और एक पाई है, यहाँ पे भी एक पाई है, तो एक पाई से एक पाई कट गया तो पाई खत्म। तो जो हम लोग का आया वो ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे यदि कुंडली में यन फेरों की संख्या है तो चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों अगर मान लीजिए अभी तो मैंने एक फेरा ऐसे लगाया, ठीक है। अगर ऐसे कई 100 फेरे हो तो यहाँ पे यन बराबर हम लोग 100 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यन लगा देंगे, अगर कितना भी फेरा हो तो हम यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उतने अंक से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या यन है तो चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू 0 इंटू वाई यन बटा 2r। तो दोस्तों यही चीज हम लोग का निगमन करना था और यहाँ पे हो गया, सूत्र हमने प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे आपको 2 लाइन लिखना है, यदि कुंडली में धारा वामावर्त है तो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, और वही अगर दक्षिणावर्त है तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। अगर वामावर्त है तो ऊपर की ओर है लंबवत, ठीक है, और दक्षिणावर्त है तो नीचे की ओर है। तो बस इतना ही लिखना था, ठीक है। तो दोस्तों बहुत इजी, अगर आप इस चित्र को याद रख रहे हैं तो आप इतना आसानी से लिख देंगे, और आपको बस ये सूत्र थोड़ा सा याद रखना है, बस इस सूत्र को माइंड में अगर रखेंगे तो ये आपका सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये तो समझ में आ गया, अगर वामावर्त है तो ऊपर की ओर और दक्षिणावर्त है तो नीचे की ओर, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.53 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या की कक्षा में 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 चक्कर प्रति सेकेंड लगाता है। इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 3 नंबर का सवाल है, बहुत इजी है, आइए ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है यम बराबर आई इंटू ए इज इक्वल टू एन ई बटा टी इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 2 सूत्र होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या क्या दिया है, पहले पढ़िए। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.53 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या की कक्षा में, यानी त्रिज्या दे दिया है, और यहाँ पे दिया है 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 चक्कर, यानी हम लोग का क्या दिया है, यन दे दिया है, और प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे टी बराबर 1 सेकंड दे दिया है, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण पूछा है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग का यन दिया है, टी भी दिया है और आर भी दिया है, यानी त्रिज्या भी दिया है, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आपको मालूम ही होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, ठीक है। और पाई का मान आपको पता ही होगा 3.14, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके इसको लगाएंगे, यानी कि यम बराबर हम लोग का क्या होगा, यन का मान हम लोग का कितना दिया है 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू पाई का मान 3.14, और आर स्क्वायर का मान यहाँ पे लिखेंगे 0.53 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर में हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और बटा पूरे का बटा क्या होगा 1 सेकेंड, यानी टी बराबर 1 सेकेंड। अब 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे यम बराबर, अब आप जब इसको गुणा करेंगे आप तो इसका आंसर आपका आएगा 9.59 इंटू 10 टू द पावर
24, ठीक है। ये आपका आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर एम्पियर भी आएगा, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं एएमपी, ठीक है। या फिर आप इसको इतना लिख के एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज इसका आंसर आएगा। ये 3 नंबर का प्रश्न है, बहुत इजी, आपको केवल सूत्र माइंड में रखना है, आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसका मात्रक लिखिए। आप विस्थापन धारा का डिफिनीशन देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसको आप देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और इसका मात्रक लिखेंगे तो अब आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी 3 नंबर का प्रश्न है, तीनों नंबर हाथ में हम लोग के। आइए देख लेते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विस्थापन धारा का हमने डिफिनीशन लिखा है और यहाँ पे मैं फोकस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है संधारित्र की प्लेटों के बीच समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण एक धारा प्रवाहित होती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो दोस्तों इस पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपका इसका मात्रक आपने बता दिया, इसका मात्रक एम्पियर होता है, और आपने इसका डिफिनीशन बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पे इसका लिखा गया विस्थापन धारा की आवश्यकता। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, आवश्यकता यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आइए मैं पढ़ के सुनाता हूँ और आप यहाँ पे इसको कॉपी में लिख दीजिएगा, ठीक है। मैक्सवेल ने समय के साथ परिवर्तित विद्युत धारा से संबंधित संधारित्र के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर का परिपतीय नियम प्रयुक्त करते समय पाया कि इसमें एक विसंगति है, ठीक है, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने एक अतिरिक्त, यहाँ पे 2 बार एक लिख दिया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा एक अतिरिक्त धारा में अस्तित्व का सुझाव दिया जिसे उन्होंने विस्थापन धारा का नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इसका जो आवश्यकता क्यों पड़ेगी इसका चीज है, ठीक है। तो इस पर भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा और 3 नंबर में मात्र बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। अगर आप इसको बुक में खोज रहे हैं तो आपको काफी लंबा चौड़ा मिलेगा, ना विश्वास हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या आता है ये देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है, विस्थापन धारा हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग का 5वां का कांच एवं हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 वो 2.4 है, ठीक है। तो 0 भी है तो 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 तो 0 से कट जाएगा, ठीक है। तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब इसके सापेक्ष इतना है तो इसके सापेक्ष अब हम लोग को ज्ञात करना, मतलब उल्टा ज्ञात करना। अगर मान लीजिए 1.5 बटा 2.4 है कांच और हीरे के सापेक्ष, तो हीरे और कांच के सापेक्ष क्या होगा 2.4 बटा 1.5। तो दोस्तों इसको इसी तरह करना है। तो दोस्तों आइए कर लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए क्या क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है आपको और कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, कांच, हाँ, तो कांच एवं हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः, यानी कांच ANG, यानी ANG। अब ANG क्यों लिखे हैं यहाँ पे दोस्तों, हम लोग डी मतलब A यानी ANG यानी ग्लास, ठीक है। तो ग्लास का अपवर्तनांक कितना 1.5 और AND यानी डायमंड यानी 2.4 है और आगे 0 भी है तो हम यहाँ पे 0 का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो कांच का हीरे के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कि AWG। तो इसके सापेक्ष क्या होगा, तो ANG बटा AND, ठीक है। ANG बटा AND, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए 1.5 अपॉन इसका मान दे दिया 1.5 अपॉन 2.4, ठीक है। तो इसको भाग देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हम लोग का कितना मान दिया, ANG का मान दिया 1.5 और AND का मान दिया 2.4, यानी कांच, यहाँ पे देखिए कांच एवं हीरे का अपवर्तनांक क्रमशः इतना दिया है, ठीक है। यानी कांच और हीरे का अपवर्तनांक क्रमशः इतना और इतना दिया है, ठीक है। तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे होगा DWG, यानी DWG हम लोग का क्या होगा डायमंड और ये ग्लास, यानी कि ये क्या होगा हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ANG बटा AND होगा, ठीक है। तो 1.5 और 2.4 रख दिया। अब इसको आप काटेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 15 बटा 24, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 बटा 24 यानी 5 15 और 8
और 7 त्रिके 24, ठीक है, यानी 5 बटा नहीं 8 त्रिका 24 होता है ना, हाँ, तो यहाँ पे 5 ते 15 और 8 त्रिका 24 यानी 3/8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 5/8 होगा, यानी ठीक है, हमने 5 का पहाड़ा पढ़ दिया, 5 ते 15 यानी 3×5 = 15 यानी 5/8 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर है 5/8, यानी जो हम लोग का डायमंड के सापेक्ष और ग्लास का अपवर्तनांक है ना, वो 5/8 होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर ये रहा, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका अपवर्तनांक के पदों में सूत्र लिखिए, यानी कि इसके अपवर्तनांक जो लिखना है ना, सूत्र लिखना है, उसको अपवर्तनांक के पदों में लिखना है। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा डिफिनीशन है, यहाँ पे देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता का बहुत ही छोटा सा डिफिनीशन है। जब श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंगों में निर्गत किरणों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यावर्ती किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक के पदों में वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र ओमेगा बराबर NV माइनस NG बटा NY माइनस 1 होता है। और दोस्तों इसका कब प्रयोग करेंगे, जब इसका देगा निगमन, इससे इसका निगमन करने के लिए, तब इसका लंबा प्रोसेस है और ये 5 नंबर में आता है। अगर कभी पूछा तब ये 5 नंबर में पूछेगा, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर में पूछा है तो बस इतना ही लिखेंगे। अगर आप इस पर कह रहे हैं अलग से वीडियो बनाने के लिए कि इसका निगमन कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या हो गया, वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन दिया है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अब बता डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसको देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डी ब्रोगली का हम लोग सूत्र प्राप्त करना है ना, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ठीक है, अथवा में, ठीक है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E बराबर H इंटू न्यू। तो दोस्तों इसको समीकरण आपको 1 मान लेना है, और जहां न्यू प्रकाश की आवृत्ति है तथा H प्लांक का नियतांक है, ठीक है। तो आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc² होता है, यह आइंस्टीन का सूत्र है, ठीक है। E बराबर mc²। तो समीकरण 1 व 2 से, तो दोस्तों दोनों ओर देखिए E है, तो ये दोनों समीकरण 1 और 2 से बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे H न्यू इज इक्वल टू mc² लिख दिया गया। तो यम बराबर क्या होगा, H न्यू बटा c²। हमने c² से भाग दे दिया, ठीक है। तो यम का मान हम लोग का आ गया। अब फोटॉन का संवेग P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान को यम से डिनोट करते हैं, वेग हम लोग का c है, ठीक है, चाल है, ठीक है, प्रकाश की। तो यम का मान यहाँ से फिर हमने यहाँ पे रख दिया, तो c से c कटेगा तो c एक बचेगा, ठीक है। तो यानी कि h न्यू बटा c, p बराबर, अब p बराबर h न्यू बटा c, और न्यू बराबर आपका क्या होता है, c बटा लेमडा। c क्या है, वेग है, और लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। यानी आवृत्ति बराबर वेग बटा तरंग दैर्ध्य, तो ये आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे न्यू का मान रख लेंगे, तो c बटा लेमडा हो जाएगा मान अंडर, तो c से c कट जाएगा, h बटा लेमडा बचेगा, ठीक है। तो यानी p बराबर है h बटा लेमडा। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लेमडा का मान जब निकालेंगे तो h बटा p आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखा गया है, यदि कण का द्रव्यमान यम है तथा वेग v से गतिमान है, कण का संवेग क्या होगा, p बराबर m इंटू वी होगा। अतः कण के संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लेमडा बराबर h बटा m इंटू वी। तो यहाँ पे p का मान m इंटू वी रख लिया गया है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही लिखना है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है, देखिए ड का पहला, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी आपको रदरफोर्ड जोड़ी का नियम मैंने करा दिया, बहुत ही इजी तरीके से सिद्ध करने का बताया हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। 3 नंबर में है, 2 नंबर अथवा 1 नंबर, 2 नंबर का ऊपर वाला है, 1 नंबर का नीचे वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2+1 लिखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको पहला जो 2 नंबर का है वो भी बहुत आसान है, यहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल ऊर्जा दे दिया हम लोग को -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
अब दोस्तों पहला पॉइंट हम लोग का क्या पूछा, गतिज ऊर्जा, और दूसरा पॉइंट पूछा है स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, मॉड में मॉड टू कुल ऊर्जा, यानी मॉड का कुल ऊर्जा, ठीक है। तो मॉड में हमने कुल ऊर्जा लिख लिया, कुल ऊर्जा का कितना मान है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मॉड में है चूंकि, तो मॉड में क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे मॉड मॉड में जब इसका मान रखेंगे तो ये ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मॉड में क्यों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, के बराबर 1/2 mv² होता है ना। अगर मान लीजिए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान तो माइनस में हम लोग का होता नहीं है, केवल प्लस में होता है। अगर भी का मान अगर 0 हो तब तो ठीक है, अगर -2 भी हो तो आप 2 का -2 रखेंगे इसमें, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी ये फिर प्लस में आ जाएगा, यानी प्लस ही में होता है। तो चूंकि इसलिए यहाँ पे प्लस में आया मान, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, कुल ऊर्जा का दुगुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू कुल ऊर्जा, ठीक है। तो 2 इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे आ गया -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 6×2 और 13×26 127, ठीक है। तो यहाँ पे -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोस्तों अथवा में क्या दिया था, अब दूसरा देखिए हम लोग का क्या दिया है, 56 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य हम लोग का लेमडा बराबर क्या होता है, 12.27 एंगस्ट्रॉन अपॉन अंडर रूट में भी होता है। तो चूंकि दोस्तों हम लोग का भी बराबर कितना दिया, 56 वोल्ट, ठीक है। 56 वोल्ट विभवांतर, यानी लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 12.27 एंगस्ट्रॉन बटा अंडर रूट में 56। तो दोस्तों अब अंडर रूट 56 का आपको मान यहाँ पे ज्ञात कर लेना। अगर आपको मान मालूम है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अंडर रूट 56 का मान हम लोग देखा जाए तो हम लोग का कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए अभी इतना गुणे कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट 56 का मान कितना होगा हम लोग का, 7.48, ठीक है। तो यहाँ पे 12.27 बटा 7.48 लिख देंगे, इंटू एंगस्ट्रॉन कर देंगे, ठीक है। अब इसको इज इक्वल टू करके यहाँ पे जब इसको इससे भाग देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 12.27 डिवाइडेड बाय 7.48, ठीक है। तो हम लोग का आ जाता है 1.640 एंगस्ट्रॉन। तो ये हम लोग का दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले क्या दिया, 2 × 10⁴ गुलाम के एक बिंदु आवेश का कण 18 सेंटीमीटर की दूर पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वायु में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव भी बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q/D। तो दोस्तों हम लोग सूत्र यहाँ पे लिख लेंगे। दोस्तों क्या है, हम लोग का वैद्युत विभव ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत, ठीक है, वैद्युत विभव, ठीक है। विभव भी बराबर 1/4πε0 इंटू के होता है। तो के हम लोग का वायु में है तो के का मान 1 हो जाएगा, तो इसलिए इतना, और Q/D होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का सूत्र होता है, ठीक है। तब इसी सूत्र पे हम लोग को मान रखना है। Q बराबर हम लोग का ऑलरेडी दिया था 2 × 10⁻⁴ कुलाम। और दोस्तों V बराबर इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 9 × 10⁻ क्या होता है, 9 होता है गुणे, और 2 × 10⁻⁴ अपॉन, और यहाँ पे कितना दिया था हम लोग का, 18 सेंटीमीटर, 18 मीटर दिया है, 18 मीटर की दूरी पर। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, हाँ 18, यहाँ पे, हाँ 18 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसी को हल कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा V बराबर, मान लीजिए 2 × 2 = 18, 9 × 9 = 9, 9 से 9 गया, यानी 10⁻9 इंटू 10⁻4 घटाएंगे, V बराबर कितना आ जाएगा, 10⁻5, यानी कि लगभग हम लोग का 10⁻5 वोल्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। VOLT वोल्ट आंसर, यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। अब दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, प्रेरणा, इस पे हमने न्यूमेरिकल भी हल करवा दिया है, ठीक है। तब अथवा में आते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपके सारे आंसर का जवाब मिल भी जाए, ठीक है। तो प्रत्यावर्तित वोल्टेज V बराबर V0 sin ω t से प्रेरकत्व L sin
संधारित्र यल तथा प्रतिरोध आर तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा जेड व फाई के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने सूत्र प्राप्त किया। पहले आपको ऐसे चित्र बना लिया है, ठीक है। और एलसीआर जो परिपथ है हम लोग का क्या करना है, उसको सारे को श्रेणी क्रम में जोड़ देना। अब यहाँ पे पढ़िए आपको क्या लिखा गया। टोटल चित्र के बारे में लिखा गया। चित्र जो है, ठीक है, जब परिपथ में प्रतिरोध आर, यहाँ पे देखिए जब परिपथ में प्रतिरोध आर, प्रेरकत्व की एक कुंडली, यह प्रेरकत्व क्या है, कुंडली है ना हम लोग का, ऐसे ऐसे है तो एक कुंडली है, ठीक है, कुंडली व धारिता सी। अब धारिता सी यानी ये तीनों, अब देखिए तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तीनों श्रेणी क्रम में क्या है, जोड़े हैं। तो किसी भी क्षण प्रतिरोध आर के सिरे के बीच विभवांतर वी आर तथा धारा आई समान कला में होगा। प्रेरकत्व यल में प्रेरित विभवांतर वी यल धारा आई के कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा, परंतु संधारित्र सी में प्रेरित विभवांतर भी सी धारा आई कला में 90 डिग्री पश्चिगामी होगा। बस आपको इतना चीज याद रखना है, जो हम लोग का भीएल है वो अग्रगामी है 90 डिग्री कला में, ठीक है, और भीसी जो है 90 डिग्री पश्चिगामी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चित्र बनाएंगे, ठीक है। ऐसे आप बनाइएगा चित्र और लिखिएगा सदिश चित्र में भीसी व भीएल विपरीत दिशाओं में होंगे। देखिए यहाँ पे भीसी ऊपर की नीचे की ओर जा रहा है, भीएल ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो विपरीत दिशा में है ना, ठीक है। तो विपरीत दिशा में होंगे, अर्थात भीसी तथा भीएल का परिणामी विभवांतर जो होगा भीएल माइनस भीसी होगा। इस प्रकार भीआर व भीएल माइनस भीसी परस्पर लंब है। अब यहाँ पे देखिए ये लंब है, ठीक है, इस पर लंब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लंब है। अब आरोपित विभवांतर भी बराबर क्या होगा, तो दोस्तों हमने भी स्क्वायर बराबर भी स्क्वायर आर प्लस भी आर माइनस भी सी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे माना था धारा आई, ठीक है, भी आर को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, भी यानी भी आर बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। तो हमने जब ये स्क्वायर में तो स्क्वायर रूप में लिख देंगे, और भी एल बराबर क्या लिखे हैं, आई एक्स एल अब माइनस आई एक्स सी, ठीक है। ये क्या हम लोग का अग्रगामी है या पश्चिगामी है, ठीक है। तो यहाँ पे अग्रगामी या पश्चिगामी, ठीक है। तो ये चीज मान रख लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। जब इसको हम लिखेंगे तो आई स्क्वायर इसमें से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ है, आई स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है। तो आई स्क्वायर जब कॉमन हो गया तो हम लोग का कितना बचा, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना बचा। चूंकि यहाँ पे देखिए हमने लिखा है बी आर बराबर आई इंटू आर, बी एल बराबर आई इंटू एक्सएल, बी सी बराबर आई एक्स टू एक्स सी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे लिख दिए वी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर जो कॉमन लिए थे बस आपको यही चीज हमने आया था, ठीक है। अब इसको आई स्क्वायर को हमने बटा में भेज दिया, तो बटा में जब भेजेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। और फिर इसका जब एक मतलब माड अंडर रूट निकालेंगे तो हम लोग का भी बटा आई का मान निकल जाएगा। अब भी बटा आई को प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा जेड कहते हैं, ठीक है। अतः परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि वोल्टेज भी तथा धारा में मध्य कालांतर फाई हो तो सदिश चित्र बी से, ठीक है, टेन थीटा टेन फाई इक्वल टू वी एल माइनस वी सी बटा वी आर, और सेम टू सेम जो मान हमने रखा था वही मान रखेंगे। तो फिर आई का मान होगा, आई का मान होगा तो फिर कटेगा तो फिर हम लोग का यही चीज आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का फाई का मान हो गया, और ये हम लोग का प्रतिबाधा जेड की मान हो गई जो हमने पूछा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए प्रतिबाधा जेड वो फाई के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये फाई के लिए सूत्र हो गया और ये प्रतिबाधा जेड के लिए सूत्र हो गया। हम लोग को दोनों ही ज्ञात हो गया, हम लोग को 5 नंबर कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नोट में आप देख लीजिए, नोट में क्या करना है, कहीं कहीं एक्सएल बराबर डब्लू मतलब ओमेगा एल और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी रखा जाता है, ठीक है। और अनुनादी स्थिति में क्या होता है, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी बराबर हो जाता है, यानी कि एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप माइंड में ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जो मान है ना ये वाला मान रख के ये वाला मान रख के आंसर करते हैं, मतलब आपका कैसे हो जाएगा, हो जाता है ये ऐसे दे देगा फाई बराबर 10 इनवर्स, देखिएगा। अब यहाँ पे दे देगा ना, यहाँ पे देखिए एक्सएल का मान कितना है, ओमेगा एल, तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा
ओमेगा सी पूरे का बटा आर। तो ये हम लोग का फाई का मान दे देता है। तो अगर आप चाहते हो तो ये भी हम लोग का फाई का मान एकदम बिल्कुल सही है। और सेम टू सेम प्रतिबाधा में भी यहाँ पे मान रख लेंगे वही चीज, ठीक है। तो हम लोग का भी सही है, ठीक है। तो ये आप चाहे तो ऐसे भी यहाँ पे मान रख भी सकते हैं, नहीं तो अलग से नोट नोट लिख कर ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। अनुनादी स्थिति में इतना, ठीक है। हो गया दोस्तों। तो अब आते हैं नेक्स्ट, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत लिखिए, इसके लिए आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाया है। हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत की अलग वीडियो है और अपवर्तन की व्याख्या का अलग वीडियो। अपवर्तन की व्याख्या आपको इतना अच्छे से समझाया हूं कि आप कभी भूलेंगे नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो मेरा वीडियो आ जाएगा, यही 2-3 नंबर में आ जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके जो प्लेलिस्ट है वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। इसमें बड़े द्वारक के अभिदृश्य की आवश्यकता क्यों पड़ी है, और इस पर एक सवाल भी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए। 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्यक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी। अभिदृश्यक लेंस में आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जितना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका भी आंसर। तो यहाँ पे देखिए विभेदन क्षमता, ठीक है। विभेदन क्षमता लिखा क्या गया है, किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा क्षमता, ठीक है। किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन विभेदन क्षमता उसकी समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग करने की क्षमता है। बस इतना ही लिखना है। विभेदन क्षमता बराबर क्या होगा, 2n साइन अल्फा बटा 1.22 लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब आपको यहाँ पे लिख देना है वो चीज, यहाँ पे जो ये नेक्स्ट में पूछा है, इसके बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, बड़े द्वारक वाला। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए दूरदर्शी में बड़े द्वारक की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़े द्वारक के अभिदृश्यक लेंस के कारण प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनाता है, मतलब अधिक चमकीला बनता है। यद्यपि बड़े द्वारक का लेंस से प्रतिबिंब में गोलीय, अब दोस्तों ये जानेंगे यहाँ इसमें बड़े द्वारक के अभिदृश्य की आवश्यकता क्यों पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूरदर्शी, ठीक है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए दूरदर्शी में बड़े द्वारक की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़े द्वारक में अभिदृश्यक लेंस के कारण प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। यद्यपि बड़े द्वारक का लेंस से प्रतिबिंब में गोलीय विपथन का दोष बढ़ जाता है, अतः दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में बड़े द्वारक का परवलयाकार दर्पण का प्रयोग होता है, मतलब करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल पॉइंट भी है, दूरदर्शी की विभेदन से मामलों को ज्ञात करना है। तो इसकी सूत्र होता है 1.22 लेमडा बटा डी। तो हम लोग का लेमडा का मान दिया, यानी तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन, और डी का मान दे दिया 50, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल लिया है 10 के घात ऋण 2 से गुणा करके, और यहाँ पे एंगस्ट्रॉन को भी हमने मीटर में बदला है, तो 10 के घात ऋण 10 से गुणा किया है। अब बस इसको हल करके आपका आ जाएगा आंसर 1.46 इंटू 10⁻6 रेडियन, ठीक है। तो दोस्तों यही आंसर है इसका। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और ये दोनों जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, तो प्लेलिस्ट में लिंक आप जाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ। जो 2019 का चौथा सेट होगा तो अब वो हल कराया जाएगा। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और तुरंत के तुरंत आप देख लें, ठीक है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट को पता चल सके इस साल के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।